नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं प्रभाकर तिवारी और हमारे साथ आज चर्चा के लिए है वरुण कुमार जी। आपका भी वरुण जी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि दिल्ली में जब धमाका हुआ उसके बाद कैसे कड़ियां जुड़ती चली गईं और आतंक के टेरर मॉड्यूल का जो पर्दाफाश हुआ है, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का। वरुण जी, जिस तरीके से धमाका हुआ और उससे पहले ही इस तरह के खुलासे होने लग गए थे, जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद जब सहारनपुर से डॉक्टर अदील को पकड़ा गया और उसके ही अगले दिन दिल्ली में धमाका हो जाता है और फिर लगातार डॉक्टर शाहीन को और कड़ी दर कड़ी इसमें जो है नए नए खुलासे होते चले जाते हैं। आखिर किस तरीके से ये पूरा प्लान तैयार किया गया था, आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए प्रभाकर, यहाँ जब हम बात जी। कर रहे हैं दिल्ली बम धमाके की, दिल्ली धमाका कहना ज़्यादा बेहतर है। अभी हमें पता नहीं है कि वो बम था या जी। कुछ और था। तो इसकी जो पूरी शुरुआत है, इसकी जो कड़ियाँ जुड़ती हैं, उसकी जो जड़ें हैं वो चली जाती हैं जम्मू कश्मीर में, जी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में। हमें ये पता चलता है कि उस इलाके में, जम्मू कश्मीर के कुछ अलग अलग हिस्सों में जी। कुछ पोस्टर लगते हैं। जब वो पोस्टर लगते हैं तो पुलिस पता करने की कोशिश करती है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। जम्मू कश्मीर पुलिस वहाँ इन्वॉल्व रहती है, वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ सक्रिय होती हैं और जो पुलिस को सुराग मिलता है प्रभाकर, वो मिलता है सहारनपुर के अदील का। जी। तो पुलिस सहारनपुर पहुंचती है, 7 तारीख का दिन होता है। 7 तारीख में ये इनको अदील को पकड़ा जाता है, अदील से पूछताछ की जाती है। जब पूछताछ की जाती है तब पता चलता है एक शख्स मुजम्मिल के बारे में। अब मुजम्मिल के बारे में जब पता चलता है तब पता चलता है डॉक्टर शाहीन के बारे में। जब डॉक्टर शाहीन के बारे में पता चलता है तब परवेज़ के बारे में पता चलता है, तब उमर के बारे में पता चलता है। जब ये तमाम चीज़ें पता चल रही होती हैं तब हमें पता चलता है अल फला यूनिवर्सिटी के बारे में, फरीदाबाद के बारे में, उस जगह के बारे में जहाँ से विस्फोटकों का जो ज़ख़ीरा है वो बरामद हुआ। तकरीबन 3000 किलो, जो जिसको आरडीएक्स कहा जा रहा है या कुछ जगहों पर अमोनियम नाइट्रेट कहा जा रहा है, हम उसे विस्फोटक कह दें तो ज़्यादा बेहतर है। जी। क्योंकि अभी हमें बहुत पुख्ता तौर पर यह नहीं पता कि वो चीज़ क्या है जो पकड़ी गई है, लेकिन हाँ ये तय है कि वो विस्फोटक सामग्री है और उसमें इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो हज़ारों लोगों की जान ले सकती थी, एक पूरा शहर खत्म कर सकती थी। वरुण जी, आपने बताया कि कड़ियां तमाम आपने बताया कि इसमें जुड़ रही हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस खुलासे की होती है पोस्टर के जरिए। जी। वो कैसे होती है, सबसे पहले उस पर चर्चा बिल्कुल, देखिए जब पोस्टर लगे जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में, तब पुलिस का वहाँ से सक्रिय होना शुरू हो गया। जी। और जब पुलिस वहाँ पर सक्रिय होती है तो पुलिस को लीड मिलती है कि यहाँ पर 2 बड़ी चीज़ों का नाम है। एक नाम है जैश-ए मोहम्मद का और दूसरा जो बड़ा नाम सामने आता है वो आता है गजवा उल हिंद का। जी। तो ये जब 2 चीज़ें सामने आती हैं तब पुलिस इनकी तलाश करने लग जाती है, आखिर ये चीज़ें क्या हैं। जैश-ए मोहम्मद के बारे में तो चलिए तमाम लोग जानते हैं, तमाम एजेंसियां जानती हैं, लेकिन ये जो गजवा उल हिंद है ये क्या चीज़ है, इनका प्लान क्या है, ये क्या जैश की एक कोई उपशाखा है, और अगर उपशाखा है तो ये किस तरीके से काम करती है, इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है। तो जब पोस्टरों की जांच हो रही थी उसी दौरान सहारनपुर से ये कड़ी जुड़ के निकलती है। डॉक्टर अदील जो हैं वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और अदील से जब पूछताछ होती है तो अदील से जानकारी ये पता चलती है कि इसमें मुजम्मिल शामिल हैं, मेरठ के मुजम्मिल हैं। मुजम्मिल से जब पता चलता है तब पता चलता है हमें इस अल फला यूनिवर्सिटी के बारे में पता चलता है, डॉक्टर शाहीन के बारे में पता चलता है, परवेज़ के बारे में पता चलता है, उमर के बारे में पता चलता है। तब ये जो उमर है, जब इसको पकड़ने की बात होती है कि अब उमर को पकड़ लिया जाए, उमर जो है इसमें सरगना की भूमिका में लग रहा है, मास्टरमाइंड की भूमिका में लग रहा है, कोई बड़े प्लान को अंजाम देने की तैयारी में लग रहा है, तब ये पता चल जाता है कि उमर तो कार लेके अब दिल्ली की तरफ निकल चुका है। जी। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें जो पता चल रही हैं वो ये वाली बात पता चल रही है कि आखिर जो उमर है उसका प्लान एग्जैक्टली क्या था। 11 घंटे वो गाड़ी घूमती है, 11 घंटे के बाद हम देखते हैं उसमें ब्लास्ट हुआ, वो 3 घंटे के करीब वो पार्किंग में खड़ी रही। उसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, दिल्ली में भी लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ। ये एक मैसेज देने की कोशिश दिखाई देती है प्रभाकर यहाँ पर। यहाँ ये पता हमें लगता है कि आतंकवादी ये कहना चाहते हैं कि देखो हम तो करेंगे,
या हम करके रहेंगे। जी जब कोई व्यक्ति हम देखते हैं बदमाश बनता है, जी। जब वो अपराध की दुनिया में उतरता है, जी तब हम ये देखते हैं कि उसके ज़हन से मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। वो मान के चलता है कि एनकाउंटर हो सकता है। जी अब अगर व्यक्ति आतंक की दुनिया में अपना उतर रहा है, तो यकीनन उसे ये बात पता होगी कि ऐसी स्थितियों में मृत्यु हो सकती है। जी तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो डर के भाग रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोकेशन भी सोच समझकर शायद चुनी गई होगी। जी हाँ, ज़रूरी नहीं है मैं ठीक ही हूँ। जी ये जो एनालिसिस है, जी जो रिपोर्ट्स है, जो बिंदु हैं, उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है। साथ में देखिए पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब आप गौर करें तो लखनऊ की जब हम बात करते हैं तो लखनऊ में जी एटीएस और पुलिस हम्म, ये कई जगहों पर छापामारी कर रहे हैं। डॉक्टर शाहीन के रिश्तेदारों के घर छापेमारी हो रही हैं। जी कानपुर की हम बात कर रहे हैं तो कानपुर में भी यूपी एटीएस जो है वो सक्रिय है। जी सहारनपुर की हम बात कर रहे हैं तो संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। जो लोग अदील के परिचित हैं उनसे पूछताछ हो रही है। जी मेरठ की जब हम बात कर रहे हैं तो मेरठ में बस स्टैंड या जो आबादी गहन आबादी वाले इलाके जी हैं वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। अमरोहा की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां हमें पता चलता है कि जो दिल्ली में धमाका हुआ वहां पर अमरोहा के एक शख्स की मृत्यु हुई है। जी जब हम मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी एटीएस और पुलिस सक्रिय बताई जा रही है। जब हम शामली की बात कर रहे हैं तब हमें पता चलता है कि यहां से तो डायरेक्ट कनेक्शन निकल के आया है। जो अहमदाबाद में आतंकी पकड़े गए हैं उन आतंकवादियों का शामली से कनेक्शन निकल कर आया जी है। इसके अलावा जो स्पेशल जांच चल रही है प्रभाकर वो भी चल रही है वहां पर। जब हम बिजनौर और बागपत की बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि एटीएस सक्रिय है, जी पुलिस सक्रिय है। जब हम फरीदाबाद की बात करते हैं तब हमें यह पता चलता है वहां से तो विस्फोटक बरामद हुआ ही है, बिल्कुल वहां से रॉ केमिकल बरामद हुआ है, टाइमिंग डिवाइस बरामद हुए हैं, डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है, छापेमारी की कार्रवाई वहां पर जारी है। जी एनआईए की जब हम बात करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की है जब हम बात करते हैं तब हमें पता चलता है दोनों एजेंसियां साथ में पुलिस जी ये जांच पड़ताल में जुटी हैं कि इस पूरा जो डॉक्टरों का ये जो आतंकवादी बन गए ऐसे डॉक्टरों का ये जो पूरा संगठन है, जो पूरा गिरोह है, क्या इसमें कोई और भी शामिल हैं तो कितने लोग शामिल हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो कहां कहां तक जुड़ी हुई जी हैं, ये भी पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या विदेश से कोई फंडिंग इनको मिल रही थी तो वो किस रास्ते से आ रही थी। तमाम चीजें हैं प्रभाकर जो अभी पता चल रही हैं। देखिए अब यहां पर जो i20 कार की जो बात की जा रही है तो i20 कार कहां से आई, जी शुरुआत उसकी कहां से हुई, किस तरीके से वो इस धमाके में इस्तेमाल हुई। उस दिन जो 10 तारीख का रोज था उस दिन गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने जब i20 के बारे में कहा उससे पहले तक ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो गाड़ी कौन सी हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस बात को बताया कि ये गाड़ी i20 थी और उसके मालिक की जांच हो रही है। जांच हुई तो पता चला ये सलमान नाम के किसी शख्स की है। जब सलमान से पूछताछ हुई तो पता चला वो गाड़ी उसने बेच दी थी। तो गाड़ी कब कहां किसको कितनी बार बेची गई है आरटीओ के मार्फत इसकी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। अब ये जो धमाके के मॉड्यूल और तार की जब हम बात करते हैं तब हम ये देखते हैं कि दिल्ली जो है वो सराउंडिंग है, जी उसमें एक हिस्सा पूरा लगता है हरियाणा वाला और दूसरा पूरा हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लगता है। बिल्कुल तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं जहां से दिल्ली में आवागमन आसान हो सकता है उसमें देखिए नोएडा हो सकता है, उसमें बुलंदशहर हो सकता है, उसमें मेरठ हो सकता है, उसमें बागपत हो सकता है, उसमें गाजियाबाद हो सकता है, उसमें ये जो बाकी और जो जिले हैं वो हो सकते हैं जो एनसीआर की जद में आते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं फरीदाबाद की जब हम बात करते हैं, फरीदाबाद से दिल्ली का आवागमन बेहद आसान है बिल्कुल और फरीदाबाद से यदि 3000 किलो के करीब का जो विस्फोटक है अगर वो बरामद होता है तो अब सवाल कई उठते हैं। 3000 किलो विस्फोटक ऐसा तो नहीं है कि वो एक बार किसी ट्रक में लाद के ले आए और 3000 किलो विस्फोटक रख दिया। क्या ये 50-50, 100-100 किलो करके आया था, 20-20 किलो करके आया था, क्या ये बैग में टांग के लाया गया था या मोटरसाइकिल पर रख के लाया गया था, ये जांच के विषय हैं। वरुण जी, इसमें एक सवाल और है मेरा कि एक दिन पहले ही कार्रवाई होती है जिसमें कि डॉक्टर अदील को पकड़ा जाता है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में लगातार छापेमारी हो रही थी। क्या ये आनन फानन में किया गया विस्फोट था? क्योंकि फरीदाबाद में 3000 टन जिस तरीके से आपने बताया किलोग्राम विस्फोटक पकड़ा गया, उसके बाद से क्या कोई बड़ा प्लान था जबकि वो सक्सेस नहीं हो सका उनका? देखिए बड़ा प्लान था, निश्चित तौर पर था, लेकिन क्या है कि जब हम देखते हैं किसी भी नेटवर्क का काम करने का तरीका, खासतौर पर आतंकी नेटवर्क के काम जी करने का तरीका, तो उनके पास प्लान सिर्फ एक नहीं होता,
जी उनके पास प्लान बी भी होता है, प्लान सी भी होता है, प्लान डी भी होता है, प्लान ई भी होता है, प्लान एफ भी होता है, प्लान जी भी होता है। जी उनके पास एक के बाद एक प्लान होते हैं। अगर ये प्लान फेल हुआ तो मैं ये करूंगा, ये फेल हुआ तो मैं ये करूंगा, ये फेल हुआ तो मैं ये करूंगा। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि ये कोई जल्दबाजी में, हड़बड़ी में किया गया फैसला रहा होगा। मुझे लगता है कि जो भी फैसला किया वो बहुत सोच समझ के किया। उन्होंने जिस मैसेज को देने के लिए ये फैसला किया, वो मैसेज देने में मुझे लगता है कि कामयाब हुए। ये ज़रूरी नहीं था कि उसमें कितने लोगों की जान गई या कितना बड़ा धमाका हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है धमाका हुआ। जी हमारी सुरक्षा एजेंसियों के होने के बावजूद धमाका हुआ, पुलिस का बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद धमाका हुआ, इंटेलिजेंस यूनिटों के बावजूद धमाका हुआ, एलआईयू होने के बावजूद धमाका हुआ। तो अगर धमाका हुआ तो इसका मतलब है आतंकवादी कहीं ना कहीं ये मैसेज जो वो देना चाहते थे कि हम धमाका कर सकते हैं, उसमें वो कामयाब रहे हैं। दूसरी बात, हालांकि हमने बहुत सख्त एक्शन लिया जी और ऐसा नहीं है कि हम उनको चेज नहीं कर रहे थे, हम उन्हें पहले से चेज कर रहे बिल्कुल। थे और चेज आगे भी करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि चेजिंग हमारी शुरू हो गई थी पुलवामा से ही। जी पोस्टर जिस वक्त हमने देखे, हम उसी वक्त चेज करना हमने शुरू किया। हम सहारनपुर गए, हमने सहारनपुर में अदील के पास जो हमें करना था, हमने 7 तारीख में वो किया। अदील से हमें जानकारी मिली मुजम्मिल के बारे में, हमने मुजम्मिल से पूछताछ की। हमें फरीदाबाद की जानकारी मिली, हमें शाहीन की जानकारी मिली, हमने तत्काल इस चीज को किया। शाहीन की गाड़ी से हमें AK-47, AK-56 जो भी है एक चीज वो बरामद होती है। हमें ये पता चलता है जैश-ए मोहम्मद की जो महिला विंग है उसकी कमांडर है डॉक्टर शाहीन। डॉक्टर शाहीन से हमें तब पता चलता है उमर के बारे में। जब हमें उमर के बारे में पता चलता है तब हम उमर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये पूरी चेजिंग ही तो है प्रभाकर। बिल्कुल। लेकिन ये एक अलग बात है कि इस चेजिंग में उमर ने ट्रिगर किया, उसने आत्मघाती हमला किया, फिदायीन हमला किया। हालांकि इस चीज को अभी तक जो एजेंसियां हैं वो आतंकी हमला शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके का जो तस्वीर हमें दिखाई देती है हमें लगता है ये आतंकी हमला ही है। हालांकि पुष्ट तभी इस चीज को माना जाए जब पुलिस, कोई एजेंसी, कोई जिम्मेदार अधिकारी, कोई नेता इस बात को कह दे कि यह आतंकी हमला है। हालांकि जो तस्वीर जो दिखाई दे रही है प्रभाकर वो यही है, फिदायीन हमला। अब देखिए दूसरी चीज, उमर के टुकड़े हो गए। बिल्कुल। अब उमर की जो माता हैं उनको उनके डीएनए सैंपल से इसका मिलान किया जा रहा है, क्या ये उमर ही है? अगर ये उमर है तो ठीक है कि वो मारा गया, और अगर खुदा ना खास्ता अगर ये शख्स जो मारा गया है अगर ये उमर नहीं निकलता तब सवाल ये उठेगा कि उमर आखिर है कहां। बिल्कुल। तो अभी तो कई चीजें हैं प्रभाकर जो धीरे धीरे खुलनी बाकी हैं। रिपोर्ट हालांकि अभी तक जो कहती है वो यही कहती है कि उमर इसमें मारा जा चुका है। जो अखबार में भी आज जो छपा है, अमर उजाला अखबार की आज जो लीड है उसमें भी यही है कि उमर मारा जा चुका है। अब देखिए दो चीजें हैं, जैश की महिला शाखा की प्रमुख है शाहीन, और दूसरी चीज यह है कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने एनआईए को पूरी की पूरी अब जो जांच है वो सौंप दी है। अब एनआईए की जांच में बहुत सारी चीजें प्रभाकर पता चलने वाली हैं, जिसमें ये जो I-20 कार है इसका रूट पता करने के लिए सीसीटीवी कैमरे तमाम खंगाले जा रहे हैं। जो एक 11 घंटे का रूट बनाया गया है वो भी चीज हमें पता चली है। हमें यह भी पता चला है कि जो तकरीबन 3000 किलो का विस्फोटक बरामद हुआ है इसके बारे में भी हमें पता चला है। हमें ये भी अब जानने का प्रयास हमारी एजेंसियां कर रही हैं कि जो विस्फोटक है क्या केवल यही 3000 किलो विस्फोटक था? ऐसा तो नहीं है ये कभी 4, 5, 6, 10, 12 या और इससे भी ज्यादा किलो का विस्फोटक हो। बिल्कुल। तो अगर ऐसा है तो वो कहां कहां छुपा हुआ है, और अगर इतना ही था तो ये आया कहां कहां से है। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था कि देहरादून में भी, ऋषिकेश में भी इस बात की जांच हो रही है कि जो केमिकल्स हैं वो कहां कहां से खरीदे गए, बड़ी संख्या में खरीदे गए, बड़ी मात्रा में खरीदे गए। और ये बात केवल मैं कहूं देहरादून या ऋषिकेश तक ही सीमित नहीं है, और भी जगह इस चीज को पता किया जा रहा है। बिल्कुल, पूछताछ होगी वरुण, तो इसमें और खुलासे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि अभी तक हमने चर्चा की डॉक्टर अदील के बारे में, परवेज के बारे में आपने बताया, और इस पूरे नेटवर्क को का कैसे खुलासा हुआ उस पर हमने चर्चा की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पोस्टर लगे थे, उसके बाद 2 मौलवियों को उठाया गया था। देखिए सहारनपुर से आज हमारे यहाँ एक खबर छपी है, मैं आपको दर्शकों को मैं बता दूं, जो डॉक्टर आदिल जिनके बारे में अदील हम
बोल रहे हैं, डॉक्टर आदिल इनका नाम है। तो जब हम बात करें तो सहारनपुर वैसे भी एक बहुत संवेदनशील जिला है। यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन है, एयरपोर्ट है, रिमाउंट डिपो है, दारुल उलूम है, कई महत्वपूर्ण संस्थान हैं, दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल की सीमा से सटा हुआ है। तो जो अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज से नौकरी छोड़कर डॉक्टर आदिल यहां पर आ गया, आतंकी एजेंडा अपना बढ़ा रहा था। ये पता चलता है कि आतंकी नेटवर्क खड़ा करने की तैयारी कर रहा था। अनंतनाग का रहने वाला है डॉक्टर आदिल, अंबाला रोड के फेमस मेडिकेयर अस्पताल में नौकरी करता था। 7 नवंबर को जिस समय ये पकड़ा गया, अचानक हलचल पैदा हो गई। पुलिस और एटीएस से लेकर बाकी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो सक्रिय हो गई। जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। प्राथमिक जांच में ये बात पता चली है कि आदिल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई बड़े डॉक्टरों के संपर्क में था, जिसमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर या वहीं के आसपास के रहने वाले हैं, और ऐसे भी हैं बहुत सारे लोग जो डॉक्टरी पेशे में तो नहीं हैं, लेकिन उससे मिलने वो लोग आया करते थे। रात में ऐसा भी खुलासा हुआ है वरुण जी कि रात में गाड़ियां आती थी जहां पर आदिल रहता था, उससे लोग मिलने आते थे, और वो कौन लोग थे इसके बारे में तो आगे जांच चल रही है। बताते उसके लिए ऑनलाइन जो है खाना ऑर्डर किया जाता था, यानी कि वो बाहर ज्यादा नहीं निकलता था। हाँ। उसके जो साथ के डॉक्टर थे उनको छुट्टी पर भेज दिया था अस्पताल प्रशासन ने, वो भी आज काम पर लौट आए हैं। उनसे जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमारा आपस में प्रोफेशनल संबंध है, वो डॉक्टर था, हमारे साथ बैठता था, लेकिन और किसी तरह की जानकारी उसके बारे में नहीं है। एक डॉक्टर ने कहा वरुण जी कि वो उसकी शादी में भी गया था, उसकी पत्नी के बारे में भी जानता है। हाँ। यानी कि हाल फिलहाल में उसकी शादी भी हुई थी और सहारनपुर के अस्पताल में भी कुछ ही महीने पहले उसने ज्वाइन किया था। बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई आदिल के बारे में। बात कर लेते हैं जो पकड़ी गई महिला विंग की कमांडर है डॉक्टर शाहीन जी। शाहीन के बारे में अगर बात करें तो शाहीन के बारे में भी जो खुलासे हो रहे हैं वो भी बहुत हैरान करने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। हाँ। क्योंकि शाहीन ने 2006-07 में यूपीएससी के थ्रू जो है नौकरी पाई थी कानपुर के मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद में उसने 2013 तक नौकरी की। 13 के बाद अचानक से वो गायब हो जाती है और 2021 में सरकार उसको फिर बर्खास्त कर देती है, यानी कि नौकरी उसकी समाप्त हो जाती है। हाँ। इन सालों में वो कहां थी, इसको लेकर क्या बात सामने आई है? देखिए, अभी जो जांच एजेंसियां हैं वो इस बारे में पता कर रही हैं। 2 चीजें हमें यहाँ पर पता चलती हैं कि एक तो जो डॉक्टर शाहीन है कन्नौज के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक आचार्य रही हैं। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में उन्होंने अपना तबादला करा लिया था। बिल्कुल। उनके भाई हैं डॉक्टर परवेज ने लखनऊ के मड़ियाओं में 1 साल पहले घर लिया था। कुछ दिन पहले सहारनपुर में वो अपनी ससुराल में रह चुके हैं। बिल्कुल। उसी गाड़ी का सहारनपुर के आरटीओ कार्यालय से रजिस्टर्ड है उनकी गाड़ी। उन्होंने लखनऊ के इरा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और आगरा से एमडी किया है। जुलाई 2021 से इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में बतौर सीनियर रेजिडेंट वो काम कर रहे हैं। पड़ोसियों ने बताया कि वो घर पर अकेले रहते थे। अब यहां पर हमें ये वाली बात पता चलती है कि जो जैश ए मोहम्मद है उसकी महिला शाखा है जमातुल मोमिनात, वहां भारत में प्रमुख हैं उसकी ये डॉक्टर शाहीन के पिता हैं सैयद अहमद अंसारी। उन्होंने लखनऊ में ये बताया है कि उन्हें बेटी की गिरफ्तारी के बारे में मीडिया से पता चला। बेटी को उन्होंने माना कि वो आतंकवादी नहीं हो सकती है। उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले उनकी शाहीन से बात हुई है और कभी मैंने उसको इस तरह की बातों का जिक्र करते इत्यादि मैंने नहीं सुना। बिल्कुल प्रभाकर, अब ये बहुत लेयर्ड सब चीजें हैं। अब यहाँ पे आपको किसी वेब सीरीज की तरह, किसी फिल्म की तरह ये लगने लगेगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नेक्सस, बहुत बड़ा रैकेट है। और ये जो धमाका हुआ है, अब इसके बाद देखिए मुझे लगता है कि सरकार हमें फुल एक्शन में दिखाई दे रही है, जो एजेंसियां हैं वो फुल एक्शन में दिखाई दे रही हैं। ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, ताबड़तोड़ जो है इनके लिंक खंगाले जा रहे हैं, इनकी गहराई में जाया जा रहा है, इनकी जड़ों तक पहुंचा जा रहा है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमें इसके बहुत परिणाम भी देखने को मिलने वाले हैं। जी, तो डॉक्टर शाहीन के बारे में जैसा कि आपने बताया कि इसके बारे में एक बात मैं भी जोड़ देता हूं वरुण जी कि इसने प्रयागराज से पढ़ाई की थी और जब इसके साथियों से पूछताछ की गई तो उसमें यह पता चला कि पढ़ाई के दौरान भी ज्यादा इधर उधर किसी के संपर्क में नहीं रहती थी, यानी कि आपस में किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। क्या उस दौरान से ही इसकी मानसिकता उस तरह की थी? इन सब चीजों को लेकर भी बात हो रही है। कानपुर में जाकर जहां ये जॉब करती थी, जहां से बाद में नौकरी से इसे हटा दिया गया, वहां पर भी पूछताछ की जा रही है। तो तमाम पहलुओं को लगातार एटीएस, एनआईए, तमाम जांच एजेंसियां वरुण जी खंगाल रही हैं। इस मामले में और क्या खुलासे होंगे, लगातार अमरउजाला.com पर हम अपने सभी दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।